अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ टेस्ट से रिलेटेड कुछ बातें करना चाहूँगी। आप लोगों का जो प्रीवियस वीक का टेस्ट हुआ था वो चैप्टर नंबर 2 का हुआ था और मैंने आपसे कहा था कि अब जो रीसेंट वीक मतलब कि जो अब आपका इस वीक का टेस्ट है वो चैप्टर नंबर 4 का है पार्शियल फ्रैक्शन, और वो चैप्टर हम क्लास में वन बाय वन ऑल क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हुए हैं। पार्शियल फ्रैक्शन के टेस्ट के बाद जो हमारा नेक्स्ट वीक में टेस्ट होगा वो चैप्टर नंबर 5 का होगा और इसका नेम है सेट्स। इस चैप्टर की एक्सरसाइज को डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ कुछ इसकी थ्योरी को डिस्कस करना चाहूँगी, ताकि जब हम एक्सरसाइज में उन नोटेशंस का, उन वर्ड्स का यूज़ करें तो आपको पता हो कि वो सब कुछ क्या है और उनका यूज़ कैसे है। सबसे पहले हम सेट्स की डेफिनेशन के ऊपर बात करते हैं। तो सेट की डेफिनेशन जो है वो एक बहुत ही फेमिलियर है, आप लोगों ने चैप्टर क्लास 6 से इसको पढ़ा होगा। अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। तो बच्चे यहाँ पे ये जो वेल डिफाइन है इसका क्या मतलब होता है, ये ऑब्जेक्ट्स हैं इसका क्या मतलब होता है, इसको ज़रा हम देखते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। देखें, सेट्स का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो बहुत वाज़ेह हो, जो बहुत क्लियर हो। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे जो वर्ड वेल डिफाइन यूज़ हुआ है ना वो इसलिए यूज़ हुआ है कि ऐसी चीज़ जो क्या हो, बहुत ही ज़्यादा वाज़ेह हो। जैसे बच्चे हम लोग इसकी एग्जांपल लेते हैं रियल लाइफ से। जैसे कि आप कह सकते हैं ग्लास सेट होता है, टी सेट होता है, मोबाइल सेट होता है। तो देखा जाए तो वो सेट एक ही है, लेकिन वो अपने अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स रख रहा है और वो सारे के सारे जो कंपोनेंट हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर हैं। जैसे मैंने आपको कहा मोबाइल सेट, तो मोबाइल सेट में आप देखिए कीबोर्ड, मॉनिटर, उसका कैमरा है, उसके माइक्रोफोन है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बहुत क्लियर होती हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम सेट की डेफिनेशन निकालते हैं कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट और एलिमेंट इज कॉल्ड सेट। इसके बाद नीचे पॉइंट देखिए मैंने लिखा हुआ है इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स, के सेट को जब भी रिप्रेजेंट किया जाता है वो किसी कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, आप इसके लिए स्मॉल लेटर्स यूज़ नहीं कर सकते हैं। और इसके नीचे मैंने लिखा हुआ है कि सेट्स आर रिप्रेजेंटेड इन कर्ली ब्रेसेस, तो जो सेट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली वो किससे किया जाता है, कर्ली ब्रेसेस से किया जाता है। जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल देखें तो ये जो कर्ली ब्रेसेस हैं बच्चे, ये सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके अंदर ये 1 कोमा 2 कोमा ये 3 कोमा ये कोई भी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, और इस सारे का सारा, ये जो सारे का सारा है, इस सारे का नाम हमने रखा हुआ है एक कैपिटल लेटर के साथ जो है ए। ठीक है, आई होप सो कि आपको ये एग्जाम्पल क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे आप कभी स्मॉल लेटर नहीं लिख सकते, मेरा कहने का यहाँ पे मतलब ये है। इसके बाद देखें बच्चे, मैंने यहाँ नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि ये जो आपने सेट के अंदर लिखा हुआ है 1 2 3 आर द एलिमेंट्स, ये क्या होते हैं, किसी भी सेट्स के एलिमेंट्स होते हैं या फिर क्या होते हैं, मेंबर ऑफ सेट्स, या इन्हें मेंबर ऑफ सेट कहा जाता है या फिर एलिमेंट ऑफ सेट कहा जाता है। किसे कहा जाता है, जो भी चीज़ आप इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हो। इसके बाद बच्चे यहाँ पे देखें, ये कुछ मैंने यहाँ पे फिलिंग दी ब्लैंक्स छोड़ी हुई हैं। तो अगर आप इनको देखें तो ये कुछ लिखा हुआ है, एन लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ है, ओ लिखा हुआ है। तो बेसिकली बच्चे ये क्या है, ये मैंने आपको याद करें चैप्टर नंबर 2 में बहुत क्लियरली बताया था कि ऐसे नंबर्स जो जिनको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं, जिन्हें ई से करते हैं वो इवन नंबर्स होते हैं, जो जिन्हें ओ से करते हैं वो ऑड नंबर, जी से करते हैं इंटीजर, आर से करते हैं रियल, और क्यू से करते हैं तो रैशनल नंबर्स। अब इन नंबर्स को हम सेट्स की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, यहाँ पे मैं आपको ये बताने लगी हूँ। जैसे नेचुरल नंबर है तो उसके लिए आप कर्ली ब्रैकेट लगाओगे, और हमें पता है कि नेचुरल नंबर हमेशा 1 से शुरू होते हैं, 2 लिखेंगे और इसके बाद 3 4 एंड अप टू सो ऑन, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है तो ये इन्फिनिटी टाइम तक चलता रहेगा। इसी तरह मैंने, अगर हम इवन नंबर्स की बात करें तो इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं। तो अगर इसको बच्चे हम सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो ये ऑलवेज 0 से शुरू होंगे, फिर 2, फिर 4 एंड अप टू सो ऑन, क्योंकि हमें एंडिंग पॉइंट नहीं पता होता तो ये चलेंगे, एंड तक चलते। इसी तरह बाकी आप तमाम सेट्स का लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखें तो मैंने ऑर्डर ऑफ सेट्स लिखा हुआ है। तो बच्चे ऑर्डर ऑफ सेट का मतलब होता है कि किसी भी सेट का आपने अगर साइज़ बताना है कि वो फाइनाइट है, वो इनफाइनाइट है, उसकी नेचर क्या है, तो इसे हम ऑर्डर ऑफ सेट के साथ बताते हैं। ठीक है जी। इसके बाद हम बात करें, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ सेट्स। तो बच्चे टाइप ऑफ सेट्स में हमारे पास सबसे पहले आता है एम्प्टी सेट। तो देखिए मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, अ सेट दैट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज
कॉल्ड एम्प्टी सेट और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है या तो सिंपल कर्ली ब्रैकेट से या फिर एक साइन फाई के साथ कि ऐसा सेट जिसमें कुछ है ही नहीं है, ठीक है, तो वो एम्प्टी सेट होगा। इसके बाद एक मैंने लिखा हुआ है फाइनाइट, और फाइनाइट के साथ जब हम बात करेंगे तो इनफाइनाइट ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाना चाहिए। फाइनाइट सेट बच्चे क्या होता है कि सेट ऐसा सेट जिसके अंदर हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों या फिर काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों, या फिर ऐसा सेट जिसमें जितने भी एलिमेंट हैं उन्हें आप काउंट कर सकते हो। जैसे बच्चे यहाँ पे देखिए नेचुरल नंबर्स की बात की हुई थी, तो ये नेचुरल नंबर में हम गिन नहीं सकते कि हमारे सेट टोटल इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, क्योंकि चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, ठीक है। तो ये एक इनफाइनाइट सेट है। लेकिन अगर हम फाइनाइट की बात करेंगे तो फाइनाइट में हमें पता होता है कि हमारे सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं टोटल। जैसा कि आप ये वाली एग्जांपल देख सकते हैं कि यहाँ पे ए है और एक सेट है, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, तो ये काउंटेबल है, आपको पता है कि ये कितने हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेशंस ऑन सेट। तो ऑपरेशन ऑन सेट्स का मतलब है कि जो हमने सेट्स के ऊपर ऑपरेशन लगाना होता है। तो बच्चे इसमें जो सबसे पहला ऑपरेशन हम सेट्स के ऊपर लगाते हैं वो है यूनियन। यूनियन का मतलब क्या होता है? इत्तेहाद, ठीक है, ये नेम से ही बता रहा है। और इसके लिए जो हम मैथमेटिकल नोटेशन यूज़ करते हैं बच्चे वो होती है यू, ठीक है जी। इसे हम इसको ज़रा समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। लेट्स से मैं कहती हूँ कि मेरे पास एक सेट है ए और एक सेट है बी। अब यूनियन अगर मुझे इसका फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ सेट ए एंड द कंपोनेंट्स ऑफ सेट बी, इनको हम क्या करेंगे आपस में कंबाइन करके लिखेंगे। क्या करेंगे? कंबाइन करके लिखेंगे। और जो चीज़ नंबर ऑफ टाइम आएगी उसको हम क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा लिखेंगे। जो बात मैंने कही है मैं इसको आपको ज़रा एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ ताकि ये आपको मज़ीद क्लियर हो। ये देखें ज़रा बच्चों, लेट्स से कि मेरे पास एक सेट ए है और इसमें कुछ कंपोनेंट्स हैं ए, बी, सी एंड डी। और एक सेट मेरे पास बी है और इसमें कुछ कंपोनेंट्स हैं बी, ई, एफ एंड जी। अब अगर मुझे इसका ए यूनियन बी निकालना है तो बच्चे हम कैसे निकालेंगे? मैंने कहा था कि जो इस कंपोनेंट्स ऑफ ए हैं और जो कंपोनेंट ऑफ बी हैं इनको हम आपस में मिला के लिख देंगे। और जो चीज़ रिपीट हो रही होगी उसको आप सिर्फ और सिर्फ एक ही दफ़ा लिखोगे, बार बार नहीं लिखोगे। तो ये देखें ज़रा, अगर आप यहाँ पे ए देखें तो बच्चे ए सेट ए में तो है लेकिन सेट बी में नहीं है, तो इसको आप एक दफ़ा लिख दोगे। इसके बाद अगर आप बी देखते हैं तो बच्चे बी सेट ए में भी है, सेट बी में भी है, ऐसा ही है। और देखिए